नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारा सीडीपी सीरीज़ का डे नंबर 5। आज से हम अपनी जो थ्योरीज है उनको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थ्योरी है जीन प्याजे की। तो आज हम देखेंगे जीन प्याजेस कंसेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। इसके अलावा हम एरिक्सन की साइको सोशल डोमेन की थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो जीन प्याजे हैं ये एक स्विस बायोलॉजिस्ट हुआ करते थे, बाद में ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन गए। इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अब हमें पता है कि हमारी डेवलपमेंट के 3 डोमेन होते हैं। सबसे पहला डोमेन हमारा कोग्निटिव होता है, फिर कोग्निटिव यानी फिजिकल डोमेन, और इसके बाद हमारा इमोशनल यानी अफेक्टिव डोमेन होता है। तो इनकी जो थ्योरी है वो कोग्निटिव डोमेन के ऊपर बेस्ड है, मतलब जो दिमाग यानी मेंटल हमारे लेवल होता है इंटेलेक्चुअल, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है उसके बारे में जिक्र किया है जीन प्याजे ने अपनी थ्योरी में। तो इनका डेवलपमेंट मेन फोकस हमारा इंटेलेक्ट यानी हमारे कोग्निटिव हमारे ब्रेन के ऊपर रहेगा। अब उसके बाद इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है इसके अंदर इन्फेंसी से लेकर चाइल्डहुड तक का पीरियड यहाँ पे कवर किया है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं इनका ड्रॉबैक भी हो गया था कि इन्होंने सिर्फ छोटे से पीरियड को ही यहाँ पे अपनी थ्योरी में बताया है, ना कि पूरे लाइफ स्पैन को कवर किया है। इन्होंने अपनी थ्योरी के 4 स्टेजेस दिए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो इनकी थ्योरी है इसको समझने से पहले हमारे पास 4 ऐसी टर्म आती हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो 4 स्टेजेस हैं इन्हें हम पढ़ेंगे, उससे पहले ये 4 टर्म आपको समझनी ज़रूरी है। सबसे पहला है स्कीमा। इन्होंने स्कीमा का जिक्र किया। इनका कहना ये था कि अगर हमें कोई नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी है, यदि हम कोई भी नॉलेज गेन करते हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में कुछ मेंटल फोल्डर होते हैं जो हमें इनेबल करते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर भी होते हैं और उसके प्रति एक्ट भी करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर भी होता है, वो देखता भी है, इधर उधर ऑब्जर्व करता है और उसके अकॉर्डिंग फिर रिएक्ट भी करता है। जैसे अगर आपने उसको कोई खिलौना दे दिया तो वो खिलौने को देखता भी है, यानी वो उस खिलौने के प्रति अवेयर भी है और बाद में उसको लेके वो पकड़ता है। ग्रैस्प पे करेगा तो यानी पकड़ने वाला स्कीमा हो गया, ग्रैस्प स्कीमा हो गया। अगर वो उसे मुंह में ले लेता है और चूसने लगता है यानी वो सकिंग स्कीमा है। तो इनका कहना यह है कि स्कीमा बेसिक मेंटल फोल्डर होते हैं जो हमें इनेबल करते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट अपने वातावरण को देखें, समझें, ऑब्जर्व करें और उसके प्रति यहाँ पे हम एक्ट भी करें। ठीक है, यानी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना रिएक्शन दें। तो इसका जिक्र वो स्कीमा के नाम से करते हैं। उसके बाद इनकी 3 टर्म आती है एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। एसिमिलेशन में वो कहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें किसी ने सिखाई नहीं होती, लेकिन नेचुरली हम उन हैबिट्स को अपनाते हैं और वैसी एक्शंस करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है, अब उसे नहीं पता कि वो जो खिलौना है उसको कैसे खेलना है। कोई कार दे दी किसी बच्चे को, तो बच्चा बहुत छोटा है तो उसे नहीं पता कि ये कार चलेगी। वो क्या करेगा, उसे पकड़ेगा, ठीक है, उसको या तो मुंह में लेने लग जाएगा या उस कार को ऐसे फेंकने लग जाएगा। तो ये उसका नेचुरल लर्नड बिहेवियर है, उसने कहीं से सीखा नहीं है, उसका नेचुरली एक्वायर्ड बिहेवियर है। तो ये एसिमिलेशन में आता है। या तो उसने वो चीज़ नेचुरली सीखी है, मतलब उसने प्राप्त किया कि वो किसी चीज़ को देख पा रहा है, पकड़ पा रहा है, तो ये उसकी नेचुरली ऑलरेडी गेन एक्वायर्ड चीज़ होगी, या ऑलरेडी लर्न उसने कोई चीज़ सीख ली है, तो उसे बोलेंगे एसिमिलेशन। लेकिन इस सीखी हुई चीज़ में जब आप बच्चा कुछ नया ऐड कर देता है तो वो एकोमोडेशन में चला जाता है। जैसे पहले वो अगर उसको कोई चाबी दे दी और ताला दे दिया तो वो क्या करेगा, चाबी को अलग से पकड़ लेगा और ताले को अलग से पकड़ लेगा, उसे नहीं पता इनका क्या करना है। लेकिन अगर बच्चे को पता चल गया, उसने सीख लिया, जब उसे नहीं पता चाबी और ताला क्या काम करते हैं, किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है, तो वह एसिमिलेशन में है। अगर उस बच्चे को पता चल गया इस चाबी की हेल्प से ये ताला बंद भी हो जाएगा, खुल भी जाएगा, तो उसने नया बिहेवियर सीख लिया, तो इसलिए उसने क्या किया, एकोमोडेट कर लिया। तो अब वो बच्चा एकोमोडेशन में चला गया जहाँ वो चाबी से ताले को खोल सकता है। जब इन तीनों के बीच में बच्चा बैलेंस बना के चलता है, अपनी लाइफ और जो वर्ल्ड है, इन्वायरमेंट है, उसके बीच में एक बैलेंस, एक हार्मनी बनाता है, तब बच्चा इक्विलिब्रेशन के यहाँ पे हम कह सकते हैं शो करता है कि वो इक्विलेट कर रहा है, सारी चीज़ों को इक्वल बैलेंस बना के अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये 4 टर्म हमने समझ ली है। अब ये जो 4 स्टेजेस दिए हैं जीन प्याजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट के, उनको हम समझते हैं। तो जैसा मैंने बताया है कि ये जो लाइफ स्पैन है वो इन्फेंसी से चाइल्डहुड तक रहेगा, इसीलिए हम बात करेंगे 0 यानी बर्थ से लेके 2 साल। ये हमारी सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज आती है जिसमें बच्चा क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज पे होता है। तो इन्होंने अपनी पहली स्टेज का नाम दिया है सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ पे सेंसरी का मतलब होता है सेंसेस, हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं उनका जिक्र यहाँ किया जाता है, और मोटर का मतलब होता है एक्शन।
तो पहली स्टेज में इन्होंने एज बताई है कि बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक क्या करता है, एक्सप्लोर करता है अपने वर्ल्ड को, जो उसके आसपास का वातावरण है उसे कुछ एक्शन करके, मोटर स्किल करके और अपनी सेंसेस की हेल्प से सीखता है और एक्सप्लोर करता है, ऑब्जर्व करता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को। अगर आप नोट करोगे तो इस एज में जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, हमने बात की थी प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। बच्चा अपने शुरुआती कुछ सालों में सिर्फ और सिर्फ अपने घर तक सीमित होता है और उसके बाद अपने आसपास पड़ोसियों से यहाँ पे सोशलाइजेशन करता है। तो इसमें क्या होता है कि शुरू शुरू में बच्चे को लगता है कि जो चीज़ उसकी आंखों के सामने है, अगर वो हटा दी तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उसे लगता है जो भी उसके सामने चीज़ है वो कुछ देर के लिए वैसी रहेगी। जैसे अगर बच्चे के सामने कोई खिलौना ला दिया तो अगर उसके सामने से वो हटा दिया तो उसे लगेगा वो गायब हो गया, उसकी एग्जिस्टेंस उतनी ही थी। तो जब डेवलपमेंट होती है धीरे धीरे, बच्चा जब 2 साल तक पहुँचता है तब उसे समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंट होती है। जैसे अगर कोई चीज़ आपने कहीं छुपा दी तो उसे पता चल जाएगा वो चीज़ अभी भी वहीं पे है, लेकिन उसे कहीं छुपा दिया है, वो गायब नहीं हुई है। और इसमें क्या होता है, बच्चा अपने घर तक सीमित होता है तो जो स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, यानी कि वो यहाँ पे आप कह सकते हो खुद पे सेंटर होता है, ईगो सेंट्रिक होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो घर के लोगों के अलावा बाकियों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता है और अक्सर रोने भी लग जाता है। इसके बाद जो बच्चा है 2 साल से 7 साल तक प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी इंट्यूटिव लॉजिक रीजनिंग की जगह इंट्यूटिव रीजनिंग का इस्तेमाल करता है। उसको लगता है कि चीज़ें क्या एनिमेटेड है, यानी वो एनिमिज्म शो करता है। ये जो एनिमेटेड वाली यहाँ पे हमारे पास कह सकते हैं, वो जो ऑब्जर्वेशन देखी गई है बच्चों के अंदर एनिमेटेड वाली, उसे एनिमिज्म का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? एनिमिज्म। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टर्म है। एनिमिज्म क्या होता है कि बच्चे को लगता है जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके अंदर भी लाइफ होती है। अगर उसके कोई खिलौने को भी कोई पीट देता है, मार देता है, तो वो रोने लग जाता है, उसे लगता है उसे चोट लग गई है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है हर एक एक चीज़ क्या है, उसके अंदर लाइफ है। तो उसको लगता है उनके अंदर जो ह्यूमन के इमोशंस होते हैं, फीलिंग होती है, वो नॉन लिविंग थिंग में भी होती है। इसलिए वो अपने खिलौनों को बहुत ध्यान से रखते हैं, पेड़ पौधों से भी बात करते हैं, खिलौनों से बात करते हैं, वो इसी वजह से होता है। और इंट्यूटिव थिंकिंग का मतलब ये है कि वो अपनी खुद की मन के हिसाब से चलते हैं, वो चीज़ों के पीछे लॉजिक नहीं देखते हैं। उन्हें जो चीज़ सही लगती है वो करते हैं और जो चीज़ गलत लगती है वो लगती ही है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो इंट्यूटिव थिंकिंग है, मान लो अगर ऐसा हो गया कि उसका कोई टॉय टूट गया है और उसी टाइम लाइट चली गई, तो उसे ऐसा भी लग सकता है कि वो जो उसका टॉय है वो टूट गया, इस वजह से लाइट चली गई। उसे लॉजिक नहीं पता चीज़ों का, तो इसको ही बोलते हैं इंट्यूटिव थिंकिंग, कि उसे चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप नहीं पता है, उसे चीज़ों के पीछे का लॉजिक नहीं पता है। तो इसमें क्या करता है, वो धीरे धीरे खेलने भी लगता है और ईगो सेंट्रिज्म होता है, यानी वो ईगो यहाँ पे भी उसके अंदर होता है कि वो खुद के ऊपर सेंटर है, उसे औरों से मतलब नहीं है। फिर जब बच्चा 7 से लेकर 11 साल में आता है तब वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। इसमें बच्चा लॉजिक जो है वो सीखने लगता है, लॉजिकली सोचता है, चीज़ों को समझता भी है, चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप भी वो समझने लगता है। लेकिन वो यहाँ पे इमेजिनेशन नहीं कर पाता, कंक्रीट सिर्फ चीज़ों तक सीमित है, वो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन तक नहीं पहुँचा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने बच्चे को ये कह दिया कि मान लो जैसे मैथ के जो एब्स्ट्रैक्शन वाले टॉपिक होते हैं जिसमें उनको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, उन्हें अपने दिमाग में सोचना पड़ता है। मान लो टीचर ने कह दिया कि आपके पास 3 एप्पल हैं और 5 बनाना है, तो बताइए टोटल आपके पास कितने फ्रूट हैं। तो बच्चा यहाँ पे नहीं ऐसे समझ नहीं पाता, उसके दिमाग में एब्स्ट्रैक्शंस क्रिएट नहीं होती। अगर उनको चीज़ें दिखाई जाए कंक्रीट वे में तब वो उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पीछे जो उनके एब्स्ट्रैक्शन छुपा हुआ है, इमेजिनेशन, उसको नहीं कर पाते हैं। बाकी लॉजिक थोड़ा थोड़ा सीखने लग जाते हैं। जैसे जब बच्चा 2 से लेकर 7 वर्ष में होता है, अगर उसे कह दिया कि तुम्हारे भाई का भाई कौन है, अगर वो खुद भी है, जैसे 2 भाई हैं, एक है राम और श्याम, अगर जो राम है वो 2 से लेकर 7 वर्ष के एज में आता है तो राम को बोलोगे कि राम तुम्हारा भाई श्याम है, तो बताओ श्याम का भाई कौन है। तो ये जो रिलेशन है वो नहीं समझ पाता, लेकिन कंक्रीट के अंदर वो समझने लगता है। ठीक है, इसी के अंदर वो कन्वर्जेशन और इसके अलावा सीरिएशन भी सीखता है। मैथ के जो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें कंक्रीट वे में चीज़ें समझाई जाती हैं उनको समझता है। ठीक है, क्या क्या समझता है वो? चीज़ों को असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाने लगता है, डिसेंडिंग से असेंडिंग में लगाने लगता है, और कंजर्व भी करने लगता है वॉल्यूम और टाइम दोनों के रिस्पेक्ट में, यानी और क्लासीफाई भी करने लगता है चीज़ों को। कंजर्वेशन का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे को बड़ा ग्लास दिखाई दे रहा है और एक छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन अमाउंट दोनों में सेम आता है, मान लो 50 ml इसमें आता है, 50 ml इसमें आता है, तो वो चीज़ों को सिर्फ हाइट देखकर, उनका ये जो
ये देख के नहीं समझेगा कि ग्लास बड़ा है तो इसमें बड़ा यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास जूस आएगा या मिल्क आएगा। उसे सब समझ में आता है कि इनकी जो कैपेसिटी है वो बराबर है, बस इनका शेप डिफरेंट है। लेकिन जब 2 से लेके 7 वर्ष का होता है बच्चा, उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। फिर जब बच्चा 12+ एज में आ जाता है तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच जाता है। देखो कंक्रीट में बच्चा सिर्फ लॉजिकली सोच पा रहा था कंक्रीट इवेंट्स को, लेकिन अब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी कर पाता है और जितनी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको समझ पाता है, उनको एग्जामिन भी कर पाता है, टेस्ट भी कर पाता है और वो अपने हाइपोथेसिस भी बनाता है। यानी वो ये भी सोचता है अच्छा ऐसे हो सकता है, परिकल्पनाएं बनाता है और बाद में उनको एग्जामिन करता है कि ये सही है या गलत है। तो इसमें क्या होगा कि वो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक सीखने लगता है, मैच्योर होने लगता है और उनकी मोरल रीजनिंग भी सुधरती है। तो ये जो हमारे पास 4 स्टेजेस हैं ये जीन पियाजे ने दी है। कोग्निटिव यहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंसरी मोटर के अंदर मेन है ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसके बाद 2 से लेकर 7 वर्ष तक आप लैंग्वेज डेवलपमेंट भी रखेंगे। इसके अलावा आप इंट्यूटिव थिंकिंग, एनिमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और इस वाले के अंदर हमारे पास कन्वर्जेशन के अलावा क्लासिफिकेशन और सीरिएशन इंपॉर्टेंट है। और जो कंक्रीट हमारे पास लॉजिक है वो सीख जाता है बच्चा, और जितनी भी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती हैं वो बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में सीखता है। तो ये हमारे पास 4 स्टेज हो गए जीन पियाजे के। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे साइको यानी दिमाग से भी रिलेटेड है, मनोविज्ञान से रिलेटेड है और हमारा जो बिहेवियर है उससे रिलेटेड है, और सोशल हमारे पास डेवलपमेंट यानी सोसाइटी का क्या रोल है, कल्चर का क्या रोल है, इससे भी हमारी ये जो डेवलपमेंट है एरिक्सन की थ्योरी में जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले जो एरिक्सन है ये नेटिव ऑफ जर्मन है, जर्मन के रहने वाले थे। इनकी जैसे हमने देखा जीन पियाजे के अंदर हमारा सिर्फ एक डीमेरिट ये देखा हमने मेन की जो इन्फेंसी है उससे लेकर सिर्फ चाइल्डहुड तक का ही लाइफ स्पैन कवर किया गया था। लेकिन ये जो डीमेरिट था इसको मेरिट में अपनी थ्योरी में बनाते हुए एरिक्सन ने क्या किया, पूरे कंप्लीट 8 स्टेज के अंदर एंटायर लाइफ स्पैन हमारा कवर कर दिया है। इनका मानना ये था कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो सोसाइटी है, जो सोशल हमारा इन्वायरमेंट है, चाहे कल्चर ले लो या सोसाइटी ले लो, वो हमारे ऊपर कुछ प्रेशर डालने लगती है, हमसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगती है जिन्हें इन्होंने क्राइसिस का नाम दिया है। कि ये जो सोसाइटी के द्वारा हर एज के जो बच्चा है, हर एक एज का जो ह्यूमन बीइंग है उस पर कुछ प्रेशर डाला जाता है, उसी सोसाइटल प्रेशर के ऊपर इन्होंने पूरी थ्योरी लिख डाली। तो वही अब हम समझते हैं यहाँ पे स्टेजेस यानी क्या क्राइसिस होते हैं, क्या प्रेशर है, किस प्रेशर को किस स्टेज में रखा गया वो लिखा है। उस समय उसको कहेंगे क्या ह्यूमन बीइंग को, उस एज के ह्यूमन बीइंग को क्या कहेंगे और उसकी एज क्या है वो है, और उसमें नीड क्या होती है कि उस एज में क्या मेन एक्सपेक्टेशन है बच्चे से, क्या उसकी ज़रूरत है, उसका जिक्र हम करेंगे। तो सबसे पहला स्टेज है ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा होता है बर्थ से लेके 1.5 ईयर का। इसमें इन्फेंट होता है बच्चा, शेष अवस्था यानी शिशु होता है, छोटा बेबी होता है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, मेन बच्चे की नीड होती है कि उसको कंफर्ट मिले, टाइम पे उसको खाना दिया जाए, परफेक्ट इन्वायरमेंट हो, आराम से सो पाए, वो अपनी मम्मी के क्लोज रहे। मेन उस बच्चे का यही गोल होता है। तो इसमें क्या होता है, जो इन्फेंट होता है वो अपने घर वालों के ऊपर ट्रस्ट करता है, और अगर कोई स्ट्रेंजर आ जाता है तो मिसट्रस्ट भी हो सकता है। अगर उसकी केयर टेकर ठीक नहीं है, उसकी मदर उसका ठीक से ख्याल नहीं रख रही है, तो बच्चा मिसट्रस्ट की तरफ चला जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेज में जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगता है तो उसे टोडलर कहते हैं। 1.5 से लेके 3 ईयर्स तक इसकी एज होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा चीज़ें खुद करने की कोशिश करता है, तो बच्चा ऑटोनॉमी की तरफ आता है कि वो अपने एक्सप्लोर करता है। वो घुटनों के बल चलने लगेगा तो चीज़ें एक्सप्लोर करेगा, इधर उधर घूमने लगेगा, अपनी मोटर स्किल, बड़ी मसल का इस्तेमाल करेगा। तो बच्चा क्या करना चाहता है कि खुद ही चीज़ों को करना चाहता है। इस एज में बच्चा खुद ही इनिशिएटिव लेता है कि मुझसे काम करवाओ, मैं भी कुछ करके देखूंगा, और अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है। अगर बच्चे को हम इन्हांस दें, उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वह एक्सप्लोर कर सके अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो ऑटोनॉमी की तरफ जाता है, वो खुद अपना काम करने लगता है। लेकिन अगर बच्चे को एक्सप्लोर नहीं करने दिया जाता है, उसके ऊपर यकीन नहीं किया जाता, तो बच्चे को शेम फील होने लगती है। तो ये हो गया इसका सेकेंड स्टेज। फिर बच्चा प्री स्कूलर बन जाता है, यानी स्कूल जाने से पहले जो प्ले एज वाली उसकी क्या बोलते हैं उसको, प्ले स्कूल। हाँ, तो जो प्ले स्कूल वाली एज होती है उसे बोलते हैं प्री स्कूलर, यानी स्कूल जाने से पहले वाली एज है बच्चे की 3 से लेके 6 वर्ष तक। इसमें बच्चा क्या करता है, इनिशिएटिव लेता है। जैसे टोडलर क्या करता है, ऑटोनॉमी की तरफ जाता है कि धीरे धीरे काम खुद करना सीखता है, इनिशिएटिव भी लेता है। तो इस एज पे क्या होता है, प्री स्कूलर में बच्चा और ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है, खुद ही अपने आप को बड़ा समझता है और बड़ों की तरह एक्टिंग भी करने
लग जाता है। लेकिन जब बच्चे इस एज में होते हैं तो वाई और हाउ वाले क्वेश्चन पूछने लगते हैं, उनके अंदर क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। अगर उन्हें ये ठीक से हैंडल ना किया जाए, उनके क्वेश्चन का आंसर उन्हें सेटिस्फैक्ट्री ना दिया जाए, तो बच्चा गिल्ट की तरफ चला जाता है और उसे लगता है कि क्यों उसकी कोई सुन नहीं रहा है, क्यों उसके जवाब जो है कोई दे नहीं रहा है। ठीक है, फिर बच्चा चला जाता है स्कूल एज में। अब बच्चा स्कूल में पहुंच गया तो एक ऐसी इंडस्ट्री में आ गया जहाँ पे वो खुद को कंपेयर भी करता है, उसके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं कंपेयर करने लगते हैं बच्चे को, और उसका कंपटीशन बढ़ जाता है। वो खुद को यहाँ पे अलग साबित करने की कोशिश करता है, खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। साथ में जो सोसाइटी है वो उसके ऊपर प्रेशर भी डालने लगती है कि अब तुम स्कूल में आ गए हो तो हमें औरों से ज़्यादा एक्सेल करना पड़ेगा। तो बच्चा क्या करता है, इधर इंडस्ट्री में तो पहुँच गया, लेकिन अगर वो ये सब अपने पेरेंट्स अपने हिसाब से नहीं कर पाता है, उस कॉम्पिटिशन को एक हेल्दी वे में नहीं ले पाता है, तो वो इन्फीरियर अपने आप को कम आंकने लगता है और जो नेगेटिव साइड है उसमें चला जाता है। इसके बाद बच्चा एडोलसेंट बन जाता है, किशोर अवस्था में आ जाता है। 13 से लेकर 19 वर्ष तक इसकी एज है। तो इसमें बच्चा अपनी आइडेंटिटी खोजने लगता है कि मैं कौन हूँ। हमें पता ही है ये एज क्या होती है, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम, इसे स्टैनली हॉल ने भी कहा है कि इस एज के अंदर बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को परेशान महसूस करता है अगर उसे ठीक से हैंडल ना किया जाए। तो इसमें बच्चा अपनी आइडेंटिटी खोजने लगता है और अपना रोल भी समझने लगता है कि कौन हूँ, मुझे एक्चुअल में हूँ क्या, क्योंकि ये जो एज होती है चाइल्डहुड और अडल्ट के बीच में होती है, तो वो उसको बहुत सारे रोल निभाने होते हैं। तो बच्चा समझ नहीं पाता है कि वो जो उसकी एज है वो किस प्रकार की एज है। तो अगर वो ठीक से काम करे तो अपने आइडेंटिटी को अच्छे से यहाँ पे चूज़ कर सकता है। उसकी एनर्जी को ठीक वे में चैनलाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चा यंग अडल्ट बन जाता है, जो होता है 20 से लेकर के 45 यानी 45 एज तक। अब इसमें जो बच्चा है वो इंटीमेसी और आइसोलेशन की तरफ चलता है। अगर जो उसके रिलेशन अच्छे होते हैं अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, तो अगर वो रिलेशन अच्छे से उसके चल पाते हैं तो वो इंटीमेसी की तरफ जाता है। अगर वो कोप अप नहीं कर पाता है सोसाइटी से तो वो अकेला रहने लग जाता है और आइसोलेशन में चला जाता है। तो इसमें जो होता है उसका ईगो होता है कहीं ना कहीं, अगर वो उसका ईगो सेटिस्फाई कर पाता है, ठीक से उसको मैनेज कर पाता है, कुछ सेक्रीफाइस भी करता है अपने लोगों के लिए, तब वो ठीक से इंटीमेसी की ओर जा पाता है, उसके रिलेशन अच्छे होते हैं। लेकिन अगर वो ये सब नहीं कर पाता तो सोसाइटी उसे धीरे धीरे अलग कर देती है और वो आइसोलेशन में चला जाता है। इसके बाद वो आ जाता है मिडल एज में। मिडल एज अडल्ट में जो होती है 45 से लेके 65 ईयर तक। अब इस समय तक लगभग उसने अपने आप को कहीं ना कहीं सेटल करना स्टार्ट कर दिया होता है, तो वो जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन के बीच में होता है। अगर वो जर्नल सोसाइटी के हिसाब से ठीक चल रहा है, ठीक से वो सेटल है, तो वो जनरेटिविटी में आ जाता है। लेकिन अगर वो कहीं पे कुछ नहीं कर पाया, उसकी लाइफ में उसने कुछ नहीं किया और वो अपने आप को इस तरीके से नेगेटिव वे में सोचने लगता है, तो वो स्टैग्नेशन की ओर चला जाता है, उसके जीवन में एक रुकाव आ जाता है। अब इस एज में वो अगर ठीक से काम कर रहा होता है तो वो गाइड का काम करता है, वो अपनी जनरेशन को क्या करता है, गाइड भी करता है। उसने अपना करियर अगर ठीक से कर लिया है, अच्छे से उसने अपनी जॉब कर ली है, उसने अपना घर सेटल कर लिया, उसने अपने परिवार वालों को अच्छे से सेटिस्फाई करके रखा है, तो वो एक गाइड का काम करता है। अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो गाइड करता है कि किस तरीके से उन्हें आगे अपने आप को अच्छे से इम्प्रूव करना है, और साथ में वो जो उसके साथ जो भी हुआ है अपनी लाइफ में वो बच्चों को सुनाता भी है। इसके बाद वो आ जाता है ओल्डर अडल्ट में, जो होते हैं 65 प्लस एज। अब इसमें क्या होता है, इंटीग्रिटी आती है और डिसअपेयर आता है। उसने जो कुछ भी अपनी लाइफ में कमाया उसे वो इंटीग्रेट करता है और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास भी करता है। साथ में अपनी पूरी लाइफ को रिव्यू करता है, उसने क्या क्या किया, क्या उसकी पॉजिटिव साइड रही, क्या नेगेटिव रही। अगर वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो डिसअपेयर की तरफ चला जाता है और नेगेटिव यहाँ पे अपने आप को सोचने लगता है। इस एज में अगर कोई भी ओल्डर अडल्ट है और वो अपनी लाइफ को रिव्यू करता है और वो देखता है उसने अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जिया है, तो वो किसी भी चीज़ से डरता नहीं है, डेथ से भी नहीं डरता है। लेकिन अगर कोई ऐसा अडल्ट है जिसने अपनी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है जो उसे और अच्छे से जीनी चाहिए थी, वो अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है कि उसने अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी, तो उसे डेथ से लेकर के हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। इसके अलावा अगर उसका जो फैमिली है अगर वो ब्रोकन है तो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, फैमिली के ऊपर भी और उस अडल्ट के ऊपर भी। इसके अलावा जब उसका पार्टनर होता है तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो उस लॉस से भी जा रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन यही थे। आज दो थ्योरीज मैंने आपको करवाई हैं। एक हमारे पास एरिक्सन की थ्योरी थी जो साइको सोशल डेवलपमेंट की थी, और नेक्स्ट थी हमारी जीन प्याजे की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। आई होप कि आपने बाकी सारी वीडियो देखी होंगी, अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो भाई कमेंट करके भी बता दिया करो और लाइक भी किया करो वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।